इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इससे पहले हमने इसके 11 पार्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। 11 पार्ट हमने इसके पहले कवर कर लिए हैं और ये है हमारा 12वां पार्ट। तो यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, साक्ष्य अधिनियम में विबंध से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस धारा में बताया गया है? धारा 115 से लेकर 117, धारा 118 से 120, धारा 110 से लेकर 114 तक, या धारा 107 से लेकर 109 तक। तो वहाँ विबंध से संबंधित प्रावधान कहाँ पे बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर। धारा 115 से लेकर 117 तक के बीच में क्या बताया गया है? विबंध से रिलेटेड, इस्टॉपल से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। और विबंध से संबंधित हमने एक लेक्चर बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विबंध एक नियम है। तो विबंध किसका नियम है? दीवानी कार्यवाही का, फौजदारी कार्यवाही का, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यवाही का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात दीवानी कार्यवाही का, सिविल कार्यवाही का एक नियम है। कौन सा? विबंध। तो यहाँ पे जो था कि सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ, जो 1989 का केस था, ठीक है, दिल्ली के मामले में, ये अभिनिर्धारित किया गया था, ये हेल्ड किया गया था कि विबंध सिविल कार्यवाही का नियम है। तो कब निर्धारित किया गया था, हेल्ड किया गया था? 1989 में, 1989, दिल्ली के मामले में। कहाँ पे? सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ। ये इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विबंध का प्रकार नहीं है? तो इसका भी हमने एक लेक्चर बनाया था, विबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टॉपल से संबंधित। तो यहाँ पे विलेख द्वारा विबंध, आचरण द्वारा विबंध, अभिलेख द्वारा विबंध, या विनिश्चय द्वारा विबंध। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, अर्थात विनिश्चय द्वारा जो विबंध है वो विबंध का प्रकार नहीं है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है? वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल्य पाया जाता है संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में, या फिर दूसरा भविष्य लक्ष्य प्रतिफल के नियम के रूप में, या संविदा विधि में भूतलक्षी प्रतिफल के नियम के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, अर्थात संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में वचनात्मक विबंध का मूल्य पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक इम्पोर्टेंट केस था, कौन सा? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। इसका बात किससे संबंधित है? संस्वीकृति से, विबंध से, षड्यंत्र से, या उपधारणा से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो इसका विबंध से संबंधित था कौन सा केस? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। उसके बाद है हमारा सिक्स क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित है? सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश, बालकृष्ण दास बनाम दिवाकर, पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर, विभावती बनाम रामेंद्र कुमार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर का मामला विबंध से संबंधित था। तो विबंध से जितने भी संबंधित केस हैं उसको आप एक नोट बना लीजिए, ठीक है ना। वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? 18 वर्ष का शिशु, अत्यंत वृद्ध जो प्रश्न को समझने में असमर्थ है, एक गूंगा, या पागल। तो जो कौन सक्षम साक्षी नहीं है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, अर्थात अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न को समझने में असमर्थ है, ठीक है ना, प्रश्न को नहीं समझ सकता, वो क्या है? सक्षम साक्षी नहीं है। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन, कौन साक्ष्य नहीं दे सकता है? सह अपराधी, बालक, गूंगा व्यक्ति, पागल जो प्रश्न और उत्तर को समझने में असमर्थ हो। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात कोई पागल व्यक्ति है जो प्रश्न
और उत्तर को समझने में क्या है, असमर्थ है, वो नहीं समझ सकता है, तो वो क्या है, साक्ष्य नहीं दे सकता है। बाकी यदि कोई बालक है वो भी दे सकता है, कोई सह अपराधी है वो भी दे सकता है, गूंगा व्यक्ति भी कैसे दे सकता है, लिख के दे सकता है, इशारों में समझा सकता है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, बोलने में असमर्थ एक व्यक्ति, एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार का साक्ष्य क्या कहलाएगा? मौखिक साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा आपका ए नंबर का, अर्थात वो एक मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, एक मूक व्यक्ति सक्षम साक्षी है, मूक मतलब जो नहीं बोल सकता है, इसका प्रावधान साक्ष्य विधि में किस धारा में किया गया है? 117, धारा 118, धारा 119 और या धारा 120 में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अर्थात जो धारा 119 है वो किससे संबंधित है? मूक साक्षी से संबंधित है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मूक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अर्थात वह मौखिक साक्ष्य है। मूक साक्षी जो होता है उसके द्वारा यदि कोई साक्ष्य दिया जाता है लिख कर इशारों द्वारा, तो क्या है, वो एक मौखिक साक्ष्य कहलाएगा। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, धारा 126 के अनुसार विशेषाधिकार दस्तावेज क्या है? विभागीय जांच के कथन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य संव्यवहार पत्र, पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को बताए गए अपमानजनक आक्षेप या चिकित्सक द्वारा रखा गया दुर्घटना का रजिस्टर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को बताए गए अपमानजनक आक्षेप, ठीक है ना। तो 126 के अनुसार विशेषाधिकार दस्तावेज है। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में सक्षम होते हैं, दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में, दीवानी फौजदारी दोनों में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, अर्थात चाहे दीवानी मामला हो, क्रिमिनल मामला हो या सिविल मामला हो, दोनों में क्या पति पत्नी एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में सक्षम साक्षी होते हैं। उसके बाद है, अब यहाँ पे एक मैक्सिम है, कौन सा? सेलेस पॉपुली लेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति सर्वोच्च है, लोक मत से सर्वोच्च है, जनता का कल्याण सर्वोच्च है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, अर्थात जो लोक मत होता है, पब्लिक व्यू होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, वो क्या है, वो सर्वोच्च माना जाता है। तो किसके अनुसार? सेलेस पॉपुली लेक्स इसका अर्थ है। उसके बाद है, किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे कहाँ से लोक राजस्व के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सूचना मिली। यह प्रावधान कहाँ पर बताया गया है? धारा 125 साक्ष्य विधि में, धारा 127, धारा 129 या धारा 131 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर, अर्थात धारा 125 एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि किसी राजस्व अधिकारी को यह बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि वह यदि छापा मारते हैं कहीं राजस्व संबंधित, ठीक है ना, उसकी कार्रवाई करने के लिए सूचना कहाँ से मिली है, यह बताने के लिए उनको विवश नहीं किया जाएगा। और यदि आपको मेरे लेक्चर से कोई डाउट है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? तो सह अपराधी आपको एविडेंस एक्ट में कहाँ पर बताया गया है? धारा 125, धारा 130, धारा 133 या धारा 134 में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात धारा 133 में बताया गया है अकॉम्प्लिस के बारे में, ठीक है ना, सह अपराधी के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं तो जुड़ जाएं हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।